हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। ओके, तो सेक्शन इंटरप्रिटेशन, सेक्शन वाइज एनालिसिस दोस्तों हमने अपना शुरू करा है। और इसकी पहली क्लास में, यानी कि लास्ट क्लास में ही हमने अपने सबसे पहले इनकम हेड सैलरी के सेक्शंस को लेकर डिस्कशन करी थी। किस तरीके से हमें अपना आंसर लिखना चाहिए, किन किन वर्ड्स का हम ध्यान रखें अपनी एक्सप्लेनेशन को, अपनी इंटरप्रिटेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। और कुल मिलाकर जो क्रक्स है इस पूरी की पूरी सीरीज का, जो आगे भी ऑब्वियसली हमारी चलेगी, उसमें यही है कि हम देखो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे दोस्त भी कर लेते हैं, हमारे कंपटीटर भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ ऐसे स्टेप्स अगर हम अपने आंसर्स में ऐड कर दें जिसकी वजह से हमें थोड़े मार्क्स ज्यादा मिल जाए, ये थोड़े भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं कई बारी। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसे स्टेप्स, ऐसी चीजें हमें अपने आंसर्स में अप्लाई करनी चाहिए। ओके, इंटरप्रिटेशन करते टाइम हमने क्या सीखना है कि सेक्शंस को कैसे लिखें और उसकी लैंग्वेज जो है उसको किस तरह से बनाकर लिखा जाए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं जो पहला पार्ट रहा, जो पहली क्लास रही इनकम फ्रॉम सैलरी की, उससे आपको डेफिनेटली काफी हेल्प मिलेगी। मैंने क्लास देखी, मुझे सब कुछ याद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बस मैंने जो आपको हर पर्टिकुलर क्लास में लिखाना है उसको नोट डाउन कर लें और टाइमली बेसिस पर उसको रिवाइज करते रहें। आपकी इंटरप्रिटेशन अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। एंड आई एम 100% श्योर, जब इस सीरीज के 4-5 लेक्चर्स हम कर लेंगे, मतलब मेजर हेड्स अपने कवर कर लेंगे, उसके बाद जो अगर कुछ जीएसटी का हमने करा, डिडक्शन का करा, उसमें आप मेरी इंटरप्रिटेशन से पहले अपना आंसर, अपनी लाइनें खुद बोलने लग जाओगे कि सर इसमें ये स्पेसिफिक लाइन हमें यूज करनी चाहिए अपने आंसर को एक्सप्लेन करते टाइम। ओके, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सैलरी हमारा डन हुआ। आज दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। सिंपल चैप्टर, ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं इसमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए। सर अच्छा होता है, सिंपल होता है, मार्क्स की थोड़ी गारंटी होती है, और देखा भी गया है कि इसमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में कुछ ना कुछ डेफिनेटली बनता ही है। ओके, तो आइए इसके जो सेक्शंस हैं उनकी जरा इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। 22 से लेकर 27 तक, ठीक है, ये हमारे छोटे से सेक्शंस हैं। माफ कीजिएगा, 6 सेक्शन है। इनको जरा वन बाय वन एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हाउस प्रॉपर्टी में आपने ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करे हैं तो पूरे के पूरे सेक्शंस आपने एनालाइज कर लिए होंगे, देख लिए होंगे मतलब। तो हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है 22 से शुरू होता है, और हाउस प्रॉपर्टी के हमारे सारे के सारे प्रोविजन सेक्शन 22 से लेकर 27 तक एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सैलरी में 15 से लेकर 17 थे और 10 उसमें एक्स्ट्रा हमने पढ़ा था। ओके, तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं क्या, इसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहले जब मैं बात करता हूं ऑब्वियसली सेक्शन 22 की, तो हर पर्टिकुलर हेड का अपना एक चार्जिंग सेक्शन है। तो जब मैं बात कर रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी की, तो चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 है। जैसे सैलरी में देखा था हमने कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से कुछ इनकम अराइज होती है, कुछ रेम्युनरेशन मिलता है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। ये कहां लिखा हुआ है, ये अधिकार गवर्नमेंट को कहां से मिला? सर सेक्शन 15 से मिला, इनकम टैक्स एक्ट के। ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर एसएससी अपनी हाउस प्रॉपर्टी से एक रेंटल इनकम जनरेट करता है, रेंट वाली इनकम बनाता है, किराया खाता है, तो सरकार का उस पर भी टैक्स कलेक्ट करने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार उन्हें कहां से मिला? सर ये सेक्शन 22 में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद 22 और 23, सॉरी 23 और 24 बड़े ही सिंपल से सेक्शंस हमारे। इसमें बेसिकली कि आपको किस तरीके से कंप्यूटेशन करनी है, किस तरीके से हम हाउस जीएवी वगैरह, एनएवी वगैरह आप निकालना जानते हो, वो सारा का सारा प्रोविजन हमारा सेक्शन 23 के अंदर आता है। क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, अब इसके बारे में बात करेंगे। 24 बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। होम लोन है, मतलब दो तरह की डिडक्शन इसके अंदर आती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और हमारा होम लोन की जो डिडक्शन है 24 में आ गया। 25 सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर एग्जाम में आए तो। दरअसल ये दो सेक्शन है, एक 25 है और एक 25A है। ठीक है, तो दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। 25 तो भैया फॉरेन वाला है जब हमें इंटरेस्ट की पेमेंट ओके बाहर करनी हो, किसी सोर्स को हमने लोन बाहर से उठाया। ओके, और 25A आ रहा है उसमें, तो ए मतलब एरियर। अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी का पुराना कुछ एरियर है, अनरियलाइज रेंट है, तो वो रिकवर हो जाए, तो उसकी ट्रीटमेंट हमें 25A में करनी है। ठीक है, और 26 और 27 सिंपल से हमारे काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल सेक्शंस हमारे आ जाते हैं। ये बेसिकली को ओनरशिप को बताता है,
और ये हमारा डीम्ड ओनरशिप को बताता है। तो ये थ्योरेटिकल हो गए, प्रैक्टिकली कंटेंट हमारा मोस्टली यहाँ पर आता है। ओके, तो सबसे पहले हमें किन किन लैंग्वेज का ध्यान रखना है, मैं पहले 22 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 22 की बात करता हूँ। सेक्शन नंबर 22 आपको एज सच, अगर हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है, पहली बात सर चांसेस तो प्रैक्टिकल आने के ही है। थ्योरी वाला कंटेंट जो है बेसिकली बहुत कम हमसे पूछा जाता है, तो बट बहरहाल तैयार तो हमें रहना है। तो सेक्शन 22 अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, उसे आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सेक्शन 22 के बारे में कहीं पर भी आपको एज सच कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कुछ आपको यहां पर डिटेल में लिखना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ओके, बहरहाल मान लीजिए सिचुएशन आ गई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, चांसेस काफी कम है लेकिन पूछ लिया गया, या आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई हाउस प्रॉपर्टी जो है उस पर रेंट लगाना, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सर चार्जिंग सेक्शन 22 हमें मालूम है और उसमें बताता है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। असेस्सी जो है वो ओनर होना चाहिए, असेस्सी अपने बिजनेस के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज ना करे, इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट थे। तो सर ये तो हमें आते हैं, हम लिख देंगे, लेकिन जो शुरुआत है, मैंने बोला ना लिखने का तरीका, वो किस तरीके से है। तो अगर मान लीजिए आपको सेक्शन 22 को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़े अपने पेपर में, अपने एग्जाम में, तो ज्यादा कुछ नहीं, वही सेम लैंग्वेज, वही पैटर्न लिखेंगे आप। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये बार बार लिखना पड़ेगा, मुझे पता, जब लिखोगे ना इसको तो एग्जाम में एक बारी को बोर हो जाओगे, बट लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ। उसके बाद आप अपनी जो भी महाभारत इसमें लिखना चाहते हो, जो भी वर्ड्स लिखना चाहते हो वो लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ, इस लाइन का इस्तेमाल करिएगा। आपको डेफिनेटली अपनी एक्सप्लेनेशन को लिखने में काफी मजा आएगा। प्रिस्क्राइब द कंडीशन, इसको थोड़ा और ऐड करना है, टू बी फुलफिल, ठीक है। टू बी आपका फुलफिल वर्ड वैसे ठीक बैठ रहा है, इसमें ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अपनी एक्सप्लेनेशन, उसके पहले वाले में फिर आपने क्या बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग एक दूसरे के साथ अपॉर्चुनेट होनी चाहिए, उसके बाद आपका असेस्सी जो है वो ओनर होना चाहिए, तीसरा असेस्सी अपने बिजनेस के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज ना करे, अपनी लैंग्वेज में लिखो। लेकिन जो सेक्शन 22 की सबसे पहली वाली लाइन है वो आपकी इंप्रेसिव होनी चाहिए, और इस तरह से अगर आप ये चीज तो आप लिखनी सीख चुके हो, ये ऑलरेडी आपने सैलरी वाले टॉपिक में कर लिया, लेकिन सेक्शन 22 में आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो ऑब्वियसली कंडीशंस, आप देख रहे हो कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल होगी हाउस प्रॉपर्टी होगी। तो लिखी हुई है ना, लिखने कहां लिखी हुई है सर, एक्ट में लिखी हुई है, तो रिटन इन द एक्ट ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, वहां पर इन कंडीशंस को बताया गया है, प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करा गया है। ओके, देखो वर्ड्स इतना भारी नहीं है सर, हमें आइडिया था इसका, लेकिन एक्यूरेटली याद रहना एक्सप्लेनेशन लिखने के टाइम पर ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये हमने सेक्शन 22 की बात कर ली। अब आते हैं अगले सेक्शंस पे। ओके, सिंपल तरीके से आपको सारे के सारे सेक्शंस एक्सप्लेन करता हूं। जब मैं सेक्शन 23 की बात कर रहा हूं, ओके, इसमें कई सारे सबसेक्शंस आ जाते हैं दोस्तों। सेक्शन पहली बात यहां पे सेक्शन 23 पूरी की पूरी आपको कंप्यूटेशन बताता है, पूरी की पूरी आपको कंप्यूटेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज दिस कंप्यूटेशन? अरे हाउस प्रॉपर्टी अगर पढ़ लिया है ना, तो पूरा जो कैलकुलेशन है किसका, जीएवी एनएवी का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का और आपका एनएवी का, वो सारा का सारा सेक्शन 23 है। उसमें आप करते हैं ना कि सर ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाला, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके, फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं, जीएवी आ जाती है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, एनएवी आ जाती है, ये कंप्यूटेशन करते हैं ना। ये सारी की सारी कंप्यूटेशन आपकी सेक्शन 23 से रिलेटेड है। बहरहाल इसमें जो मेन चीज है वो उसके कई सारे सेक्शंस बन जाते हैं, सबसेक्शन बन जाते हैं। सबसे पहले इन दो सबसेक्शंस पर नजर डालिएगा, इनका इस्तेमाल आप बहुत करने वाले हैं, पहले इसी को देखो, ठीक है। आप क्या करते हो हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में, सिर्फ 5
लाइन की हमारी कंप्यूटेशन होती है। सर यहां पर जीएवी आता है, उसके बाद हम म्युनिसिपल टैक्स जो है उसको माइनस कर देते हैं। सर यहां पर हमारा एनएवी आ जाता है। फिर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन दी, 5 लाइन कंप्लीट, और हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। यही करते हो। जीएवी जो उस हाउस प्रॉपर्टी की होती है आप उसको यहां पे पुट करते हो, राइट, एग्जैक्टली। बट जीएवी के लिए डेफिनेटली आप एक प्रॉपरली अपना वर्किंग नोट बनाते हो, नहीं बनाते? ठीक है, एक आप प्रॉपरली वर्किंग नोट बनाते हो कि नहीं बनाते? सर बनाते हैं। जो चीज मैंने आपको एचआरए में सिखाई थी एग्जैक्टली वही आपको यहां पे लिखना है। जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को वर्किंग नोट में जीएवी निकाल रहे हो, तो वर्किंग नोट में आपको हेडिंग डालनी है कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, और उसके ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिख देना है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। जैसा कि मैंने कई सारे पॉइंट्स में ग्रेचुइटी में आपको बताया था, एचआरए में आपको बताया था लास्ट क्लास में, वही चीज यहां पे बता रहा हूं। आधी जनता क्या लिख के जा रही है कि सर यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी कर रहे हैं, एआर इतना, ईआर इतना। सबने ठीक करा है, सबने कुछ गलत नहीं करा, प्रॉपरली करा है। लेकिन एक आप हो जिसने ये लिखा हुआ है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिखा। आंसर दोनों का सेम है, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा मुझे सोचकर बताओ कि दोनों में से किससे ज्यादा इंप्रेस होगा एग्जामिनर, जो स्पेशली सेक्शन को मेंशन कर रहा है वो, या जो नहीं लिख रहा है वो। तो यहां पर ही मैंने बोला ना, आधा नंबर एक नंबर, आधा नंबर एक नंबर। ये आधा एक नंबर जो है यही बस हमें अपना एक्स्ट्रा निकाल के चलना है, खींच के चलना है, सारी की सारी बात जो हमारी बन जाएगी दोस्तों। ओके, ये बात हुई। उसके बाद ठीक है, कंप्यूटेशन आप नॉर्मली करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद जो नेट एनुअल वैल्यू है ना, वो आपकी यहां पर सीधा डायरेक्टली म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद आप लिख देते हो। तो एनएवी जैसा कि मैंने बोला सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में आता है, इससे अगले वाले में आता है। जीएवी से आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, एनएवी आ जाएगा, दैट इज सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ऐसा क्यों, कहीं पर भी लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्या कहीं पर भी इसके चांस बन सकते हैं? इसके चांस बनेंगे बस एक जगह, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाए, क्या हो जाए, वर्ड बोलो मेरे साथ, वर्ड बोलो मेरे साथ। सर वर्ड 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 याद आ रहा है, याद आ रहा है। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो हम एनएवी नील ले लेते हैं, है ना? वो कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी से मेरा मतलब हाउस प्रॉपर्टी में अगर असेसी सेल्फ ऑक्यूपाइड रखता है अपनी प्रॉपर्टी को थ्रू आउट द ईयर ऑब्वियसली, तो उसकी एनएवी नील हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में आप एनएवी नील रखना, वर्किंग नोट में एक नोट जरूर छोड़िएगा, सेम थिंग इसको मेंशन करके कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। ठीक है, वही लैंग्वेज। मैं बस आपको सेक्शन याद, इसमें कुछ लैंग्वेज नहीं है, मैं सिर्फ आपको सेक्शन जो है वो याद करवा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, अगर एक एसएससी, इफ एसएससी रिमेन, if the property remain self-occupied throughout the year by the SSC, the NAV is nil। NAV जो है हमारी क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। मैं सिर्फ सेक्शन मेंशन करने के बारे में आपसे यहां पे बात कर रहा हूं। ओके जी, तो अगर मैं बात करूं यहां पर आपका, सर हमें 23 सबसेक्शन 1 में कंप्यूटेशन के अंदर लिखना है, और NAV 23 आपका सबसेक्शन 2 के अंदर आती है, इसको सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली कैटेगरी में। ओके, बात बन गई, दैट्स इट। इसके अलावा और एज सच, अच्छा हाँ, जब हमने अपनी मेन क्लासेस करी हैं दोस्तों, उसमें मैंने आपको वैकेंसी वाला जो प्रोविजन है कि AR इज लेस देन ER ड्यू टू वैकेंसी और नॉट ड्यू टू वैकेंसी, इसको लेकर हमने प्रॉपरली अपनी जो केस स्टडीज हैं वो दोस्तों करी हैं। ठीक है, लेकिन उसको एग्जाम में लिखना है कि नहीं लिखना, तो मैं बोल रहा हूं आपको उसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। मेरा टारगेट आपको सारे के सारे सेक्शंस याद करवाने का नहीं है, A to Z सारे के सारे सेक्शन याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है।
अगर याद करोगे भी तो उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी टर्न अराउंड नहीं होगी। तो इसीलिए जो मेजर चीजें हैं भाई, कंप्यूटेशन हर हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में हम करते ही हैं, तो मेंशन करना सीख लिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो मैंने यहां पे याद कर लिया। ओके, उसका एक सेंटेंस मैंने याद कर लिया। तो जितना रिलेवेंट बनता है उतना हम अपने सेक्शंस को याद करके चलेंगे, और मेरी गारंटी है जब तक हम ऐसे चैप्टर्स अपने ऐड ऑन करते रहेंगे सारे के सारे, जब हम एंड में पहुंचेंगे, ओके, तो आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे 90% आई गारंटेड जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, जो एग्जाम में आने के पूरे के पूरे चांसेस होते हैं, वो सभी हमारे याद हो जाएंगे। ओके, डन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दो छोटे छोटे सेक्शंस अगर आप याद करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। इसका क्वेश्चन मेन क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका छोटा मोटा साइड में अटैच्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक हमारा 23 सबसेक्शन 4 और 23 सबसेक्शन 5, ये है डीम्ड टू बी लेट आउट वाला। डीम्ड टू बी लेट आउट वाला, ये कौन सा डीम टू बी लेट आउट याद करो, डीम टू बी लेट आउट याद करो, डीम टू बी लेट आउट याद करो। सर डीम टू बी लेट आउट हमें याद आ रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर असेसी, ठीक है, आपका उसके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और वो कह रहा है कि सारे के सारे हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई हम ऐसा नहीं मानेंगे, 2 प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको लेट आउट माननी होगी। ठीक है, तो ये इसका वाला सेक्शन है। इंटरप्रिटेशन आप अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जहां पे इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मेंशन करवा रहा हूं। ठीक है, और ये वाला आपका जब प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो सेक्शन सिर्फ आप याद कर लीजिएगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये वाला इतना रिलेवेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं। सेक्शन 24 बिल्कुल भी डिस्कशन हम इसके बारे में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? सर ये तो इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है आपका ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो याद करने वाली चीज है वो छोटी सी वही है। सर हम जानते हैं कि एक तो इसमें 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और एक इसमें 24B की इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन है। तो जब फॉर्मेट हम करते हैं और एनएवी के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करते हैं, ब्रैकेट में यहीं पर ही उसका सेक्शन मेंशन कर देना। दूसरा, जब आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन, होम लोन को लिखेंगे तो उसका सेक्शन मेंशन कर देना ब्रैकेट में। ओके, लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन लोन की हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, हम उसकी कंप्यूटेशन करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप अपना वर्किंग नोट बना रहे होंगे, तो कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन जो भी आप लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम लोन वगैरह वगैरह, उसके ब्रैकेट में वही लिखना है आपको, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी आपका आ गया। इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, पैरा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 सेक्शन आते हैं हमारे 25 और 25A, 25 की कैटेगरी में ए आते हैं। ठीक है, अब ये आपको खुद बताने के सर इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। देखिए 25A यही है, बाकी तो आपका जो डीम्ड वाला है, ओनरशिप वाला, वो इतना दिक्कत देने वाला नहीं है। 25 की बात करते हैं। 25 में है क्या? ये भी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन ऑलरेडी हम सेक्शन 24 में कर चुके हैं। मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूं, सेक्शन 24 में 24B में जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन देते हैं, तो सर ये हमने पर्टिकुलर ईयर में जो हमारा ड्यू इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन हमें मिलती है। ओके, और उसको हम यहां से माइनस कर लेते हैं। क्लियर? ये पूरा का पूरा राइट हमें सेक्शन 24 देता है। 25 सेक्शन 25 क्या कहता है? अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट इंडिया से बाहर करी है, ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट इंडिया से बाहर करी है, अभी पीजीबीपी पढ़ोगे आने वाले पार्ट्स में, आप पढ़ लिया होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई पेमेंट अपनी इंडिया से बाहर कर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी होता है कि आपको रिलेवेंट प्रिस्क्राइब रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस जो है डिडक्ट करना है, ये कंपलसरी होता है। ओके, तो सेम ऐसे ही जब आप इंटरेस्ट की डिडक्शन इंटरेस्ट पे कर रहे हो इंडिया से बाहर, तो आपको उस पर टीडीएस काटना चाहिए। ठीक है, टीडीएस काटेंगे
गवर्नमेंट को जमा कराएंगे तब आप उसकी डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब 24 और 25 में डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों सेक्शन बता दिए। 24 तो क्या है कि भाई आपका इंटरेस्ट इतना बन रहा था, आपने कंप्यूट करा, डिडक्शन क्लेम कर लो। हाँ जी। 25 क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट बाहर जा रहा है तो टीडीएस काटना, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहां पर कंक्लूजन समझिए, 25 सेक्शन 24 को ओवरराइड कर रहा है। सेक्शन 25 24 को ओवरराइड कर रहा है। कैसे? 24 ने तो बोल दिया था इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लो जो भी आपका बना है। 25 क्या कह रहा है? अगर टीडीएस, बाहर वाले केस में अगर टीडीएस काटोगे तो डिडक्शन क्लेम करोगे। ठीक है, पढ़ लिया, लिख लेना अपने वर्ड में। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा केस आ गया तो शब्दों का इस्तेमाल क्या करना है। 25 ने क्योंकि एक तरह से ओवरराइड कर दिया सेक्शन 24 को, आपको शुरुआत करनी है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग in section 24 provision of section 25 provides that that's it। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज लिख देना। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस लाइन, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 24। यहां से, इस लाइन से अगर आप अपनी शुरुआत करेंगे तो आप खुद सोचो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह बच्चा सेक्शन की लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़कर आया है और इसको कंप्लीट नॉलेज है, जो ये चीज हमें बताना चाह रहा है उसको सही शब्दों में बता रहा है। उसके बाद वही लिखोगे आप। ठीक है, पेमेंट इंडिया से बाहर हुई है, आपको टीडीएस काटना है, पे करना है, वगैरह वगैरह, जो भी आपको अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो एक लीगल लैंग्वेज का कंटेंट है वो आपने अपनी पहली लाइन में बता दिया। बताओ जी, बुरा है इसमें? क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। आओ जरा 25 ए की बात करते हैं। सर ए लगा हुआ है, ए मैंने आपको बताया, अगर किसी प्रकार का एरियर या किसी प्रकार का अनरियलाइज्ड रेंट आपने रिकवर कर लिया, ठीक है। अरे बाप रे, पेन क्यों गिर गया भाई? अगर किसी एरियर तो हम जानते हैं कि सर वो तो हमारे हाथ में ही नहीं था भाई, मतलब लड़ाई चलती आ रही थी पुरानी कि भाई किराया बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो विद WRT इफेक्ट अपना, जैसे हमने सैलरी का भी देखा था, वो पुराने टाइम से बढ़ा और अब मिल गया है ना। और अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन हम पहले ले चुके थे एक्चुअल रेंट में, और वो रास्ते में मिल गया, मार्केट में घूमते घूमते उसने बोला जी आपका ये लो, कुछ पुराना हिसाब किताब बचा है। तो मना थोड़ी कर, आती हुई लक्ष्मी को मना थोड़ी ना करेंगे। अब ध्यान दीजिए, आप और मैं टेनेंट और क्या नाम है अपना मकान मालिक है। आप मान लेते हैं टेनेंट है, या चलो आप ओनर हो। ठीक है, मैं इस हिसाब से आपको ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। ओके, मैं आपके मकान में किराए पे रह रहा हूं, मान लो 2018 से, अब चल रहा है 2023 चल रहा है, 5 साल हो गए। ठीक है, 2022 में मैं खाली करके जा चुका हूं। ठीक है, 2018 से लेकर मैं 2022 तक रहा था, अब 23 चल रहा है। ओके, अनरियलाइज रेंट की बात करता हूं। ओके, मैंने 2019 में आपको 3-4 महीने का किराया नहीं दिया था। ठीक है, 3-4 महीने का। सर आपने भी किराया नहीं दिया, ऐसे कैसे? हाइपोथेटिकल। ठीक है, हमने 3-4 महीने का आपको किराया नहीं दिया। मैंने 2022 में आपको 3-4 महीने का किराया नहीं दिया। आपने बोला अरे यार ये बड़ा परेशान कर रहा है, आपने मुझे कहा भाई आप मकान खाली कर दो, मैंने खाली कर दिया। ठीक है, मैंने आपको किराया 2019 में भी नहीं दिया, 2022 में भी नहीं दिया। ओके, अब भाई मेरे हालात थोड़े गड़बड़ चल रहे थे। मैं अब 2023 में एक दिन आपसे मिला, मैंने कहा जी देखो हमारा पुराना हिसाब बाकी है, ये आप उसका रेंट जो है पकड़ लीजिए। ओके, अब ध्यान दो, मैंने आपको जो भुगतान करा 2019 का मैंने आपको भुगतान करा 2022 का। समझिएगा, वर्ड आपको सोचना है, क्या वर्ड यूज करोगे। 2019 2022
ये जो रेवेन्यू है आपका 2019 का था, 2022 का था, ये रेवेन्यू आपको मैंने 2023 में दिया। ओके, क्लियर? ये इनकम है 2019 की, ये इनकम है 2022 की, आपको नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये मिली कब? 2023 में। मुझे ये बताओ इस पे टैक्स कब लगेगा? सर ऑब्वियसली 2023 में लगेगा। एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसी इनकम, ध्यान दीजिए, एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसी इनकम जो बिलोंग करती थी पुराने ईयर्स को, उन ईयर्स को जिनका हिसाब किताब हो चुका है, लेकिन अब उसकी कंप्यूटेशन आप 2023 में कर रहे हो। बता दो मुझे क्या वर्ड है वो? सर वो वर्ड है डीम्ड इनकम। क्या? डीम्ड इनकम। आपकी इनकम, आपका रेंट रेवेन्यू जो 19 की इनकम थी, जो 22 की इनकम थी, वो 23 में मिली, तो सरकार कह रही है हम इसको 23 की इनकम मानकर इस पे 2023 में टैक्स लगाएंगे। तो वर्ड आपको मिल गया, वर्ड आपको मिल गया डीम्ड इनकम। अब इसका लैंग्वेज में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल सा है। यहां पर इफ assessee received any एरियर या अनरियलाइज रेंट, ठीक है, या इफ assessee रिकवर एनी एरियर और अनरियलाइज रेंट belongs to any of preceding previous year, okay, it is deemed to be income of financial year in which it received. सिंपली भी लिख सकते थे ना। और अच्छा ओके, इसमें मेंशन करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25A, ये मेंशन करोगे स्टार्टिंग में। मैं तो लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो मेंशन करोगे। आप सिंपली भी लिख सकते थे द एरियर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, इतना भी लिख सकते थे ना। लेकिन आपने देखो शब्दों का चयन किस तरीके से करा, डीम टू बी इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप एक प्रॉपरली लीगल हेडिंग जो है वो आप अपनी एक्सप्लेन कर रहे हो दोस्तों। यहीं से पता चलेगा कि आपके जो मार्क्स हैं कितनी आसानी से, कितने प्यारे तरीके से बढ़ेंगे। जितनी अच्छी इंटरप्रिटेशन होगी, जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, एग्जामिनर आपको उतने ज्यादा मार्क्स देने वाला है। तो ये लाइनें याद रख लो। और मैंने बोला 3-4 क्लास आप कर लोगे, 3-4 क्लास आप कर लोगे, उसके बाद तो इंटरप्रिटेशन आप अपने अकॉर्डिंगली इन वर्ड से खुद बनाने लग जाओगे कि हाँ सर इस तरीके से हमें लैंग्वेज जो है लिखनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो दोस्तों इसमें मेन तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो दोनों यही हैं। बाकी 26 और 27 आर कंप्लीटली थ्योरेटिकल। इनके एक्सप्लेनेशंस को, ये ओनरशिप है, ये डीम्ड ओनरशिप है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, ये अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। इसी मैनर में आप लिख सकते हो और लॉ में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो ऐसा जिसमें आपको कोई डिफिकल्टी जो है वो फेस नहीं होगी। ओके दोस्तों, सो दैट्स अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा पीजीबीपी, इसमें टाइम लगेगा। ओके, तो ये हमारा कंटेंट हुआ। पढ़िएगा, वर्ड्स को लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी डेफिनेटली आपके सामने आता है तो बताइएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हम पीजीबीपी के इंटरप्रिटेशन जो दोस्तों वो करेंगे।